कोरोना वायरस कई प्रकार के वायरस का एक ग्रुप है जो मैमल्स और बर्ड्स में रोग उत्पन्न करता है। यह एक आरएनए वायरस है। इसकी वजह से मनुष्यों के रेस्पिरेटरी ऑर्गन में संक्रमण पैदा होता है। इसके हल्के लक्षणों में सर्दी जुकाम से लेकर इसके जो गंभीर परिणाम हैं उसमें मौत तक हो सकती है। और इसके अलावा जो एनिमल्स है जैसे कि गाय और सूअर में इसकी वजह से डायरिया हो सकता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं कि जो वायरस है किस तरह हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है। ये वायरस का क्लासिफिकेशन है। ये एक अनरैंक्ड वायरस है। जेनेरा है अल्फ़ा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस एंड डेल्टा कोरोना वायरस। चीन के वुहान शहर से उत्पन्न होने वाला 2019 नोवेल कोरोना वायरस जो है इसी ग्रुप के वायरस का एक एग्जाम्पल है, जिसका संक्रमण पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। 2019 से लेकर अब तक जो है ये इतना तेज़ी से फैला है कि एक महामारी के रूप में सामने आया है। WHO ने जो है इसका नाम कोविड-19 दिया है। कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस डिसीज़ 2019, क्योंकि इसको 2019 में खोजा है इसीलिए इसे 2019 के नाम दिया है। कोरोना वायरस नाम जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है क्राउन और वृत्त। वृत्त जो है एक ग्रीक वर्ड है कोविन कोरोने, जिसका मीनिंग होता है गार्लैंड। ये नाम जो है सबसे पहले जून एल्मिडा और डेविड टेलर ने दिया था, जिन्होंने सबसे पहले इंसानों में कोरोना वायरस का अध्ययन किया था। जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है कि कोरोना वायरस के आसपास जो इसके स्पाइक्स है, प्रोटीन स्पाइक्स, ये इसको एक क्राउन का शेप दे रहा है। इसे कि इसके क्राउन लाइक अपीयरेंस की वजह से इसको कोरोना नाम दिया गया है। ह्यूमन कोरोना वायरस को सबसे पहले 1965 में खोजा गया था। ऐसे कुल 7 वायरस हैं जो इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं। SARS-CoV-2 या नोवेल कोरोना वायरस भी प्राणियों से ही आया है। अधिकतर लोग जो चीन शहर के केंद्र में स्थित वुहान सीफूड होलसेल मार्केट में खरीदारी के लिए आते थे, या फिर जो उनके रोज़ के काम होते थे उसके लिए, या नववध किए गए जो प्राणी हैं उनको वो बेचते थे जो इस वायरस से संक्रमित थे, तो उनसे जो है ये पूरे वर्ल्ड में फैला है। इसको वुहान से ही इसकी उत्पत्ति मानी गई है कि वुहान से पूरे वर्ल्ड में इसका संक्रमण फैला है, इसलिए इसको वुहान कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि WHO ने इसका नाम SARS-CoV-2 रखा है। ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमन कोरोना वायरसेस विद पॉसिबल इंटरमीडिएट होस्ट। इसमें अब तक चमगादड़ और चूहों को लिया गया है कि चमगादड़ और चूहों के द्वारा मतलब अन्य पशुओं से यह इंसानों में आया है। वायरस के इस स्ट्रक्चर में जो रेड पार्ट है वो स्पाइक प्रोटीन का है, ग्रे पार्ट लिपिड बाइलेयर एनवलप, येलो पार्ट एनवलप प्रोटीन और ऑरेंज वाला पार्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन को दर्शाता है। कोरोना वायरस एक लार्ज रोली स्फेरिकल पार्टिकल है। इसके जो साइज़ है इसमें बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। इसका जो डायामीटर है वो 80 से 120 नैनोमीटर से लेकर इसका जो एक्सट्रीम साइज़ है वो 50 से 200 नैनोमीटर तक का है। इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास लगभग 40,000 किलो डाल्टन है। अभी तक तो हम देख ही चुके हैं कि इंसानों को बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से इन्फेक्ट कर रहा है। तो इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स है। इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 27 डेज़, रिकवरी टाइम 3 वीक्स to 6 वीक्स। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स है इसके पेशेंट्स में। फीवर है 77 to 98%, कफ 46 to 82%, फटीग 11 to 52% एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ 3 to 31% पेशेंट्स में ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इंसानों के साथ साथ ये वायरस जो है जानवरों को भी इन्फेक्ट कर रहा है। ये चेस्ट CT स्कैन का पिक्चर है जिसमें इन्फेक्शन दिख रहा है। डायग्नोसिस में फर्स्ट है ट्रैवल हिस्ट्री टू एंडेमिक कंट्रीज लाइक चीन, इटली एंड ईरान। सेकंड CBC, ल्यूकोपेनिया seen in 30 to 45% of patients and lymphocytopenia seen in 85% of the patients. Chest X-ray 60% sensitivity, PCR 30 to 70% sensitivity, chest CT scan 95% sensitivity एंड जो लास्ट है IgM-IgG कॉम्बो टेस्ट फॉर कोविड 2019। ये चेस्ट की CT स्कैन और एक्सरे का पिक्चर है जिसमें दोनों में इन्फेक्शन को दिख रहा है अलग अलग तरीके से।
नेक्स्ट है कि कौन कौन से कोरोना वायरस जो हैं इंसानों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। तो हम लोग अभी देख रहे हैं कि जैसे ये वाला स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है या वो वाला स्ट्रेन ज़्यादा खतरनाक है। तो ये अलग अलग स्ट्रेन क्या होते हैं? अलग अलग स्ट्रेन का मतलब है कि वायरस के अलग अलग रूप। तो उसका रूप वायरस का रूप ऐसे चेंज होता है कि जब कोई वायरस खुद को रेप्लिकेट करता है तो रेप्लिकेट करते वक्त उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कई बार चेंजेस हो जाते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस हो जाते हैं। तो ये जो वायरस के लिए ये नॉर्मल है और इस प्रोसेस को या इस चेंजेस को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। तो जब वायरस म्यूटेट होता है तब उसके जो जेनेटिक मटेरियल में डीएनए या आरएनए में थोड़ा बहुत जो चेंज होता है उसकी वजह से जब एक नया वायरस बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यू वेरिएंट, जो कि पुराने वायरस का संकरण होता है। यानी कि ये चेंज भी हो सकता है, ये जो मतलब जो बेसिक जो वायरस था उसको म्यूटेट होते होते वो एक नए रूप में पहुंच जाता है। तो ये कम या ज़्यादा तौर पर हानिकारक हो सकता है, यानी पहले वाला कम हानिकारक था, अभी वाला ज़्यादा हानिकारक है। तो हम लोग जो सुन रहे हैं कि ये स्ट्रेन्स अलग है, वो स्ट्रेन अलग है, तो वो यही है, म्यूटेशन की वजह से जब उसका स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, इस वजह से इसके जो रिएक्शन या कह रहे हैं इन्फेक्शन अलग अलग तरीके से हो रहा है। हमने वायरस के जेनेरा में देखा है कि वायरस जो है 4 तरह के जेनेरा हो सकता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो 4 पहले इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा है। तो कुल मिला के 7 जो ह्यूमन कोरोना वायरस है जो इंसानों को इन्फेक्ट करते हैं। फर्स्ट है ह्यूमन कोरोना वायरस OC43, ये बीटा कैटेगरी का कोरोना वायरस है। सेकेंड ह्यूमन कोरोना वायरस HKU1, ये भी बीटा कोरोना वायरस है। ह्यूमन कोरोना वायरस 2 to 9E, अल्फ़ा कोरोना वायरस है। ह्यूमन कोरोना वायरस NL63, ये भी अल्फ़ा कोरोना वायरस है। ये जो है ये थोड़े पुराने वाले कोरोना वायरस हैं। और अभी हाल ही में जो अभी के टाइम में 3 तरह के कोरोना वायरस है जो ज़्यादा खतरनाक है। सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, जिसको ये बीटा कैटेगरी का कोरोना वायरस है, इसको 2003 में आइडेंटिफाई किया गया था। सेकेंड है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम रिलेटेड कोरोना वायरस, ये भी बीटा कैटेगरी का कोरोना वायरस है, इसको 2012 में आइडेंटिफाई किया गया था। थर्ड है सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये बीटा कैटेगरी का कोरोना वायरस है, इसको 2019 में आइडेंटिफाइड किया गया था। अभी जो महामारी चल रही है वो सार्स कोविड की वजह से ही चल रही है, सार्स कोव 2। ये जो 3 वायरस हैं इनको हम लोग शॉर्ट में सार्स, मार्स एंड कोविड-19 के नाम से जानते हैं। ये जो टोटल 7 ह्यूमन कोरोना वायरस है ये इंसानों को सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, तो इसका कोई इलाज नहीं है, इससे बचना ही इसका इलाज है। इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे अभी हम सभी लोग जानते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क पहनना है, दूर रहना है, हाथ धोना है, सैनिटाइजेशन वगैरह। वैक्सीन, अभी तो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया है, तो ये सब इसके प्रिवेंशन है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट कुछ अभी तक मतलब एक परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं मिला है। वायरस एक ऐसी चीज़ है, वायरस एक सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानी गई है। यानी जब तक वो निर्जीव स्थान पर है, निर्जीव सरफेस पर है, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब सजीव में अगर वो पहुंच गया तो फिर सजीवों की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि अगर वायरस हमारी स्किन पर है तब तक वो हमें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वायरस हमारी स्किन से अगर हमारी बॉडी के अंदर पहुंच गया, हमारे नाक, कान या गले के थ्रू, तो फिर वो हमें इन्फेक्ट करना शुरू हो जाएगा, वो रेप्लिकेट होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे। इसलिए इससे बचना ही इसका फ़िलहाल उपाय है। और इससे बचने का प्रिवेंशन सबसे अभी बेस्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीन जो है किसी रोग के प्रति प्रतिरक्षा के उद्देश्य से मनुष्य अथवा पशु के रक्त में सुई की सहायता से डाला गया जानलेवा उसी रोग का कीटाणु या कमज़ोर रूप वैक्सीन कहलाता है। जैसे बोलते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, उसी तरह जो वायरस वायरस को ख़त्म करता है। यानी वायरस की बिल्कुल अल्प मात्रा को शरीर में डालने से वायरस हमारी जो बॉडी है, इम्यून सिस्टम, उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देता है। तो उसी को हम लोग वैक्सीन कहते हैं।
वैक्सीनेशन जो है कोविड-19 के ख़िलाफ़ पूरे वर्ल्ड में स्टार्ट हो गया है। तो अब तक जो है पूरी दुनिया में अब तक 13 वैक्सीन्स बन चुकी हैं। कुछ हैं जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राज़ेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन, फाइज़र, मॉडर्ना, इनोवियो, स्पुतनिक वी, एपिवेक कोरोना, कोरोनावैक, सिनोवैक वैक्सीन, कोविशील्ड, ये सब कुछ वैक्सीन्स हैं जिसमें से जो इंडिया में है कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई जा रही है। अब टाइप ऑफ वैक्सीन्स में वैक्सीन जो है बेसिकली 3 तरह के होते हैं। कन्वेंशनल वैक्सीन्स, प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन्स और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। कन्वेंशनल वैक्सीन्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, लाइव वैक्सीन्स और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स। लाइव वैक्सीन ये होता है कि जब कोई वायरस है उसको जीवित अवस्था में ही बहुत अल्प मात्रा के रूप में वैक्सीन तैयार करना लाइव वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन ये होता है कि वायरस को आप निष्क्रिय करके फिर वैक्सीन फॉर्म में तैयार करना इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन जो है ये टोटली सिंथेसाइज्ड वैक्सीन होते हैं। ये थोड़े महंगे होते हैं। इसमें जो है वायरस का कोई भी हिस्सा नहीं होता। और रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है ये भी 2 तरह के होते हैं, रिकॉम्बिनेंट पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन्स और डीएनए वैक्सीन्स। तो रिकॉम्बिनेंट पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन्स में ये होता है कि जो वायरस है उस वायरस का प्रोटीन किसी अन्य वायरस के साथ मिक्स करके जो वैक्सीन तैयार होता है उसको रिकॉम्बिनेंट पॉलीपेप्टाइड वैक्सीन कहते हैं। और डीएनए वैक्सीन ये होता है, डीएनए वैक्सीन में जो उसका जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन है उससे वैक्सीन तैयार करना डीएनए वैक्सीन होता है। डीएनए वैक्सीन में मतलब सीधे तौर पर जो वायरस के जीन्स है उसको वैक्सीन के रूप में इंजेक्ट किया जाता है, तो वो डीएनए वैक्सीनेशन है। वैक्सीन कैसे काम करती है ये समझने के लिए पहले ये समझते हैं कि हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम वायरस के खिलाफ कैसे काम करता है। वायरस एक संक्रामक एजेंट है, यानी तेज़ी से फैलने वाला रोग। आमतौर पर यह होस्ट बॉडी के बाहर निष्क्रिय रहता है। इसे ज़िंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए एक होस्ट बॉडी की ज़रूरत पड़ती है। एंटीबॉडी दरअसल प्रोटीन होते हैं जो शरीर को वायरस, बैक्टीरिया और बाकी बाहरी तत्वों से बचाते हैं। जब एक वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो वह शरीर के अंदर की सेल्स में मिल जाता है। वायरस के बाहरी लेयर पर प्रोटीन की प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो होस्ट बॉडी की सेल्स में मौजूद प्रोटीन में मिल जाता है। सेल्स में मिलने के बाद ये बढ़ने लगता है और हमारी सेल्स को ख़राब करने लगता है। जब सेल्स मरने लगते हैं तब हम बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि हमारा शरीर अपने सारे फंक्शंस ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। अब शरीर के इम्यून सिस्टम को वायरस को मारने के लिए एंटीबॉडी बनाने होते हैं। इसके लिए हमारा शरीर 2 तरह की सेल्स बनाता है, बी लिम्फोसाइट सेल्स एंड टी लिम्फोसाइट सेल्स। एंटीबॉडीज़ जो है वो बी लिम्फोसाइट सेल्स बनाती है। एंटीबॉडीज़ ऐसे काम करते हैं। ये जो वाई शेप प्रोटीन है ये एक एंटीबॉडी है। ये एक चाबी की तरह खुद को वायरस से जोड़ लेता है, फिर ये वायरस को मार देता है, यानी वायरस को निष्क्रिय कर देता है, जिसके बाद वायरस शरीर की बाकी सेल्स को ख़राब नहीं कर पाता। वायरस के ख़त्म होने के बाद टी लिम्फोसाइट सेल्स के तौर पर मेमोरी सेल्स बनती है। अगर आगे कभी भी शरीर में संक्रमण होता है तो ये मेमोरी सेल्स शरीर को याद दिलाते हैं ताकि शरीर वायरस को पहचान ले और वायरस को ख़त्म कर सके। इसीलिए यदि भविष्य में कभी भी उसी वायरस से दोबारा अगर संक्रमण होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसे ख़त्म कर पाता है क्योंकि उसने पहले भी उसे ख़त्म किया हुआ है। ठीक इसी तरह वैक्सीन भी काम करती है। वैक्सीन हमारे शरीर में इम्यूनिटी पैदा करती है। इसके लिए वो हमें वैक्सीन के एक स्मॉल डोज से एक्सपोज करवाते हैं क्योंकि वैक्सीन में वायरस की प्रोटीन का एक हिस्सा या उसका जेनेटिक मटेरियल या फिर उसका इनएक्टिवेटेड फॉर्म भी मौजूद होता है। आमतौर पर तो यह हानिकारक नहीं होता, पर इससे हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करने का मैसेज मिल जाता है। टी लिम्फोसाइट सेल्स में प्रोटीन की मेमोरी होती है ताकि यदि हम सार्स कोव वायरस से संक्रमित हों तो हमारा शरीर एंटीबॉडी बना दे जो वायरस से मिल जाए और इससे पहले कि वायरस हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाए, वो एंटीबॉडीज़ वायरस को ख़त्म कर दे। भारत में कोविड वैक्सीनेशन 16 जनवरी से शुरू हो चुका है और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 9.6% लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और 2.3% लोगों को पूरी तरह दोनों वैक्सीन की डोज मिल चुकी है।
प्रधानमंत्री मोदी जी को भी 1 मार्च को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है, लेकिन दूसरी डोज के लिए 4 हफ्ते का इंतज़ार क्यों? भारत में वैक्सीन की 2 डोज के बीच 4 हफ्तों का गैप रखा गया है, लेकिन क्यों? देखिए, वैक्सीन कोई इलाज नहीं है, यह बचाव है। तो पहले ये जानिए कि वैक्सीन बचाव कैसे करती है। जब वैक्सीन की पहली डोज लगती है तो शरीर को एंटीबॉडी बनाने में कुछ दिन लगते हैं। पहली डोज में धीरे धीरे एंटीबॉडी बनते हैं। वो शरीर को ये जो है ये शरीर का शुरुआती इम्यून रिस्पॉन्स है। लेकिन दूसरी डोज में यानी वायरस से दूसरी बार एक्सपोज होने के बाद हमारा इम्यून सिस्टम तेज़ी से रिएक्ट करता है। तभी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि ये बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द। तो ये एक साइन है कि वैक्सीन काम कर रही है। दूसरी डोज में सिर्फ एंटीबॉडी नहीं बनते, बल्कि शरीर हमारे लिम्फ नोड्स और शरीर के जो दूसरे हिस्सों को वैक्सीन के खिलाफ रिएक्ट करने को कहता है। कई देशों में 2 डोज के बीच का गैप 2 से 3 महीने का भी रखा गया है। जैसे अमेरिका के सेंट्रल स्क्वायर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन डिपार्टमेंट ने कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच 1.5 महीने का गैप रिकमेंड किया है। इस गैप को लेकर भी कई देशों में बहस है कि इसको क्यों बढ़ाया जाए या घटाया जाए। जैसे ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि फाइज़र वैक्सीन की 2 डोज के बीच का गैप 12 हफ्ते का समय न रखकर 6 हफ्ते कर दिया जाए। वहीं फरवरी में लासेंट जनरल में छपा था कि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज 6 हफ्ते से कम के गैप में अगर दी जाती है तो 55.1% प्रभावी होगी, और अगर 12 हफ्तों के गैप में दी जाए तो ये 81.3% असरदार होती है। वहीं भारत में तो ये गैप 4 हफ्ते का ही रखा गया है, यानी दोनों डोज के बीच कितना गैप है इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो क्या पहली डोज के बाद कोरोना संक्रमण हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो पहले की तरह ही एहतियात बरतना है, जैसे हम पहले रख रहे थे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग सबका ध्यान रखना है। इन्फेक्शन तो दूसरे डोज के बाद भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत हल्का होगा और उसमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी डोज की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ज़्यादातर वैक्सीन जो है तभी ठीक तरह से काम करती है जब उसकी दूसरी डोज भी दी गई हो। जैसे एमएमआर वैक्सीन है, मम्स, मिज़ल्स और रूबेला के बचाव के लिए छोटे बच्चों में लगाई जाती है। इसमें भी 2 डोज होती है। डेटा के अनुसार जिन्हें सिर्फ पहली डोज लगाई गई है उनमें से 40% बच्चे जो हैं वायरस के संक्रमण से सुरक्षित नहीं होते, और जिन्हें दोनों डोज मिली है इनमें भी 4% वायरस से सुरक्षित नहीं है। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी वैक्सीन जो है वो 100% प्रभावी नहीं होती। और दूसरा, ऐसे व्यक्ति ज़्यादा सुरक्षित होते हैं उनकी तुलना में जिन्होंने वैक्सीन लगवाई ही नहीं है या सिर्फ 1 डोज ली है। तो वैक्सीन का पूरा कोर्स करना ज़रूरी है। तो भारत में कौन सी वैक्सीन दी जा रही है? भारत में ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी ने 2 वैक्सीन अप्रूव की है। एक तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड, और दूसरा कोवैक्सीन, यानी 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों में इतना डिफरेंस है कि कोवैक्सीन जो है ये एक डेड वैक्सीन है, यानी इसमें वायरस का इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। इसके जो है साइड इफ़ेक्ट कम है, और इसकी जो वैक्सीन की मल्टीपल डोजेस लेनी पड़ेगी और रिएक्शंस हल्की होगी। और कोविशील्ड में यह है कि इसका जो है ये रेप्लिकेट नहीं करेगा, एक लाइव वैक्सीन है और इसकी रिएक्शन सेम है। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है। कोवैक्सीन जो है वो भारत में बना हुआ वैक्सीन है, और कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है जो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया गया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि पहली डोज एक वैक्सीन की ले ली और दूसरी डोज दूसरे वैक्सीन की, मतलब कि पहली डोज अगर कोविशील्ड की ली है तो दूसरी डोज हम कोवैक्सीन की ले लें? तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारत में इसकी इजाज़त नहीं है। दोनों डोज एक ही वैक्सीन की होनी चाहिए। हालांकि यूके में इस पर भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि अगर दोनों डोज अलग अलग वैक्सीन की हो तो क्या रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन वहाँ भी अभी फ़िलहाल सभी को एक ही दोनों डोज जो है सेम वैक्सीन की ही दी जा रही है। तो कब तक हम इस वैक्सीन से सेफ़ रहेंगे? कोविड वैक्सीन को अभी आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, कुछ ही टाइम पहले आई है, तो इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल है कि हम लोग कितने टाइम तक इसके वजह से सेफ़ रहेंगे। अभी इस पर रिसर्च चल रही है, पर अभी जो डेटा मौजूद है उसमें ये पता चल रहा है कि जो लोग कोविड इन्फेक्शन से रिकवरी कर चुके हैं उनमें एंटीबॉडीज़ बन जाती है और कुछ वक्त के लिए वो दोबारा इन्फेक्टेड होने से बच जाते हैं। लेकिन अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है कि इसकी इम्यूनिटी कितनी मजबूत है।
कितने दिन तक रहती है। कोवैक्सीन जो है, इंडिया में कोवैक्सीन जो है उसको 81% प्रभावी माना गया है। अब क्या ज़रूरी है ये कि हम वैक्सीन लगवाएं? तो इंडिया में अभी ऐसा कोई रूल नहीं है कि हमें लगवाना ही है, ये हमारी इच्छा है। हम चाहे तो लगवा सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगवा सकते हैं। मगर जैसा कि हम जानते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, इससे बचना ही इसका बचाव है। तो वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है जिससे हम बचें, और इसके अलावा हमें सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पालन तो करना ही है, इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है। मैं पूजा मलिक, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।